हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी ट्रेजेडी वाली रिपोर्ट पर जो लगातार सन 2007 से लेकर अभी तक कंटिन्यू है। ये जो आप प्रशस्ति पत्र देख रहे हैं, बौद्ध धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र देख रहे हैं, गौर से देखिएगा। इन्हें एक बहुत ही खास चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऊपर बाबा साहेब की तस्वीर लग रही है और यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इधर सोहनलाल द्विवेदी यानी ब्राह्मण द्वारा लिखी गई ये जो पोयम है यहाँ लगाई गई है, यानी जाति भेद हमारी तरफ से नहीं होता। ये बुजुर्ग शख्स हैं, इन पर हमला हुआ है, बात करेंगे अभी। ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस हाल में पहुंचा दिया गया था इस शख्स को मनुवादी षड्यंत्र द्वारा। ये देखिए क्या हालात है, अब इस दुनिया में ये जीवित नहीं है। इसकी शादीशुदा जीवन को खराब कर दिया षड्यंत्रों के अंतर्गत। क्या आप मान लेंगे इस बात को कि सोशल एक्टिविस्ट पर हमला हो सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन जातिवाद के दौरान राजधानी में ये घटित होता है। ये दोनों हस्तियां सगी बहनें हैं और सोशल मूवमेंट में लगातार सक्रिय हैं और टीचिंग करती हैं। ये कोचिंग रूम है जहां हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं और ख़ुद भी बहुत वेल एजुकेटेड हैं दोनों सिस्टर्स। और सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने इन्हें कभी देखा होगा, कई बार देखे होंगे, कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ सोशल मूवमेंट्स देखे होंगे। और औरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले खुद बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी फेस कर रहे हैं, जातिवाद झेल रहे हैं। और जातिवाद भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है लगातार। आज तक इनके हक में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में इनके ऊपर एक हमला हुआ है। जी सिस्टर, बताएंगे क्या मैटर था, क्या मामला था? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 3 तारीख इसी 3 जून की घटना है जिसके अंदर मेरे परिवार पर हमला किया जाता है। हमारे बराबर वाले पड़ोसी जो शर्मा जाति से है और ख़ासकर एक पुजारी की उसने एक टीका जो है उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। हमें जाति सूचक शब्द बोले गए और पूरा अटैक किया गया जिसमें गंभीर चोटें आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी सिस्टर को और जो मेरे बुजुर्ग 70 साल के जो मेरे पिता हैं उनको बुरी तरह से मारा गया। और मारने के बाद हमने 100 नंबर पे कॉल भी की गई और हमें क्या नाम है हैदराबाद अस्पताल ले जाया गया, जो 5 मिनट का रास्ता था जिसे आधे घंटे तक हमें दूसरे एरिया में घुमाया गया ताकि ये वो उस जगह पहुंच ना पाए। और दूसरी पार्टी जिसे चोटें नहीं लगी थी वो ऑलरेडी वहाँ पर हमसे पहले MLC करवा रही थी और हमारी सही से MLC भी नहीं करवाई गई और हमें वापस भेज दिया गया। और आज तक हम बड़े अधिकारी, एडिशनल DCP साहब सबसे मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कास्ट की महिला होने के बावजूद भी हमारे अभी तक SC/ST एक्ट में FIR दर्ज नहीं की गई। आखिर क्यों? कितने दिन हो गए इस घटना को? अब आज 18-20 दिन हो गए हैं। 3 तारीख से लेकर अभी तक अभी कोई FIR दर्ज नहीं है। काफी लंबे समय से आप ट्रेजेडी फेस करते आ रहे हैं। बिल्कुल, हम अगर देखा जाए तो हम पिछले 15 साल से ये ट्रेजेडी फेस कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। हम अकेले, हमने जितनी फाइट थी हम लड़ चुके, लेकिन हम आखिर कब तक? अभी तक आपने कितनी बार सड़क का आंदोलन कर लिया है? शायद मेरे हिसाब से आज पहली बार हमने 12 जून को एक पहला 12 जून 2022 को जी हमने एक पहला प्रोटेस्ट किया है जिसमें हमारे दिल्ली के बहुत दूर दूर से एक समाज सेवी जो लोग थे, अपने बहुजन समाज के लोग थे, वो उसमें शामिल हुए, संस्थाएं शामिल हुई, प्रोटेस्ट किया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इन जो ऊपर बैठे हुए आला अधिकारी जो इन्हें बचा रहे हैं, खास करके ये जो हमारे पड़ोसी हैं शर्मा जाति से हैं और ये सट्टे का एक कारोबार पूरा चलाते हैं, जिसे कहते हैं पूरा गिरोह चलाते हैं, और उनके खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक समझ लीजिए कोई एक एक्शन तक नहीं लिया गया। आप एक अपना भाई भी खो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस ट्रेजेडी के अंदर ये जो 15 साल से अगर आप देखें तो ये आज की घटना नहीं है। पिछले 15 साल से, अगर 15 साल पहले यानी 2007 में इन लोगों ने क्या करा कि मेरे ही परिवार को, हम यहाँ पर नए आए थे, इन्होंने पूरी फैमिली ने, यहाँ पे 3 परिवार रहते थे, 20-30 साल पुराने इनका रिलेशन था। इन्होंने जातिगत घृणा के बल पर मेरे परिवार, जो मेरे ब्रदर थे, यहाँ पे जहाँ ये आप देख रहे हैं जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रोविजनल स्टोर था, वो अपनी दुकान, सुबह का टाइम था, दुकान खोला। 3 फैमिली ने प्री प्लानिंग के तहत मेरे परिवार पर हमला किया। उनको गंभीर चोटें आई, मेरे परिवार को गंभीर चोटें, ग्रीवियस चोटें आती हैं। मैं 100 नंबर पे कॉल करती हूँ, सेम डे सेम हॉस्पिटल में MLC होती है और क्या नाम है MLC होने के बाद मेरे जो परिवार है उसको ग्रीवियस इंजरी आती है। इनको कोई चोटें नहीं लगी होती है, सिंपल इंजरी आती है। ये मैं बातों से नहीं कह रही हूँ,
बाकायदा मेरे पास अगर आप देखें तो पूरी फाइल है। जी, ये देखिए इतनी फाइल है, ये पूरे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो फैक्ट बेसिस हैं। पुलिस ने आज तक कार्रवाई नहीं करी है। 2007 में मेरे ब्रदर को ग्रीवियस इंजरी आती है, गंभीर चोटें लगती हैं, मेरी मदर को चोटें लगती हैं, मेरी जो सिस्टर जो साथ में बैठी है इनको चोटें लगती हैं, और 100 नंबर की कॉल भी मैं करती हूँ। और दूसरी जो पार्टी है उसको आप देखेंगे तो ये सिंपल इंजरी है, कोई चोटें नहीं थी। उसके बावजूद भी जिस लड़के को गंभीर चोटें लगी होती हैं उसी को गुनाहगार बनाकर, अंडर ऑब्जर्वेशन दिखाकर, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई विटनेस के उसी लड़के पर 308 का मुकदमा लगाकर उसे तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। और करने वाले कौन होते हैं? वो भी SI तेजत गोड़, यानी वो भी पंडित, मारने वाले भी पंडित। जी, थाने में भी ब्राह्मण बैठे हैं, बिल्कुल, विपक्ष भी ब्राह्मण है, जो हमलावर है वो भी ब्राह्मण है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सेम डे की घटना में देखिए कितनी जल्दी से काम होता है। ब्राह्मणों के लिए काम करने के लिए 3 महीने के अंदर ही चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, जबकि MLC का रिजल्ट जो है, घटना जो है 28/12/2007 की है, और MLC का जो रिजल्ट है 4 जनवरी 2008 को आ चुका था। उसके बावजूद भी, सिंपल आने के बावजूद भी, और मेरे ब्रदर को ग्रीवियस इंजरी आने के बावजूद भी, उसी लड़के पर अपना प्रेशर बनाने के लिए, अपनी दबंगता बनाने के लिए, अपनी जातिगत भावना को ऊपर रखने के लिए चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। 308 में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। ज्यादा घायल कौन हुआ था? बैकबोन में किसके चोट थी? वो मेरे ब्रदर को ही चोटें लगी थी, मेरे ब्रदर को चोटें लगी थी, उनको चोटें नहीं थी। हमलावर कौन था? हमलावर शर्मा जाति से थे। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाति सूचक गया। शब्द ये गलत बात करने शब्द- जनवरी 2007 की, सॉरी बिल्कुल, कौन से, गलत सॉरी कौन सा मंथ था? 28/12 दिसंबर 2007 का है। दिसंबर 2007 में ये ट्रेजेडी होती है, जिसकी क्रिएटिविटी इन लोगों ने करी थी, ब्राह्मणों ने। अगर इसमें पुलिस उसी दिन अगर इन पे टाइम बाउंड होकर अगर इन पे एक्शन ले लेती तो ना तो ये आज घटनाएं होती, ना इस बीच ना जाने कोई घटना होती, ना ही मेरा ब्रदर जो है हम लोग के बीच न रहे। जी, हम ये सारी बातें कंटिन्यू रखेंगे, पूरा मैटर जानेंगे। और मैं थोड़ा सा परिचय ले लेता हूँ दोनों सिस्टर्स का। मैं जानना चाहूँगा, बहन जी आप प्लीज़ अपना परिचय देंगे। मेरा नाम चंदा है। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम सभी साथियों को। जी और मैं BEd हूँ और मैं कोचिंग चलाती हूँ। जी, कितने टाइम से आप कोचिंग कर रहे हैं? हमें 5-6 साल चला हो रही चुके हैं। इंस्टीट्यूशन? जी 5-6 साल हो जी, इसी एरिया में जी। जहाँ ये ट्रेजेडी क्रिएट हुई है सारी। जी सिस्टर, आप बहुजन मूवमेंट में, सोशल मूवमेंट में एक्टिव हैं और दूसरे के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं, खुद भी वेल एजुकेटेड है। प्लीज़ अपना एजुकेशन के साथ में थोड़ा इंट्रो। मैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का मतलब MA एमलिंग हूँ, और इसके MA मैंने हिंदी से किया हुआ है, और एक MA जो प्रोफेशनल डिग्री है मेरी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है। जी, मैंने सुना है आप जहाँ भी गए हैं वहाँ पर आप टॉप मोस्ट रहे, मतलब सॉरी काफ़ी सफलता आपने अर्जित की है, कि टॉप किया है आपने अपने एजुकेशन क्षेत्र जी में। और बिल्कुल, कई क्षेत्रों में। मैं अपने कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से सम्मानित हूँ। जी, और इसके अलावा क्या नाम है, स्कूल में भी मैंने बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड लिया है। उसके अलावा सोशल अगर मीडिया अगर देखा जाए तो हमारा आज जो सोशल एक्टिविस्ट बनने का मेन मोटो हमारा यही हुआ कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हम नहीं चाहते थे किसी और के साथ नाइंसाफ़ी हो। इसी को लेकर हमने अपना एक मानव समृद्ध सेवा ट्रस्ट बनाया, और जो हम अपने हक के लिए जो लड़ रहे हैं, हम दूसरों के हक को भी आगे लाने के लिए हमने बहुत आपका ट्रस्ट कितनी सफलता लेकर के आया है आपके लिए या आपके केस में? सर मैंने अगर देखा जाए तो हमने जो बच्चों से लेकर हमने जो महिलाएं हैं जो कोर्ट जाने के मतलब जिनके मैटर कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग थे, वो शायद नहीं सुलझ पा रहे थे, उसे हमने अपने ही इसी ऑफिस में बैठकर उसको सुलझाया, और उन फैमिली को जो बिगड़ता हुआ घर था उसको बना दिया हमने। जी, मैं आपकी बात करूँगा। आपके केस में आप मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हुए हैं, काफ़ी टाइम से ट्रेजेडी फेस कर रहे जी हैं। कामयाब तो हम मतलब हुए हैं, लेकिन हमें फाइट थोड़ी ज़्यादा लंबी लड़नी पड़ रही है, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग हैं ये तो सट्टेबाज हैं, इनका पुलिस बदमाश ज़्यादा हैं, जल्दी इनके थाने में इनके लोग बैठे हैं, और ऊपर भी इनका जो एक तरीके से जो है आला अफसर जो पदाधिकारी हैं, अब ये लगाइए कि जिनके वकील बार काउंसिल के अध्यक्ष होंगे या जिनके वकील सेशन जज के भाई होंगे, तो आप ये बताइए लड़ाई मेरे लिए एक आम व्यक्ति के लिए लड़ना तो बड़ी मुश्किल वो होगी। भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से belong करते हैं। अभी देखिए ना कि अभी रिसेंट घटना है और उसके अंदर हम सब कुछ है, सारा कुछ प्रूफ है, लेकिन अभी तक हमारी एक FIR दर्ज नहीं करी। पहला, जबकि हमारा SC/ST एक स्पेशल एक्ट है, उस स्पेशल एक्ट के तहत अभी FIR तक नहीं दर्ज हुई है, आगे तो बात की कार्रवाई होगी। जी जी जी, आपके हक में 2007 से लेकर आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? जी कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन कानूनी कार्रवाई आप ये बताइए कि सेम डे की घटना जो है,
सेम डे की घटना। हमारी जो एफआईआर नहीं, विपक्ष को कोई सजा वगैरह मिली क्या? बिल्कुल SC एक्ट में आज तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज तक तो जेल नाम की चीज उनको जानते ही नहीं, तभी तो उनका मनोबल बढ़ रहा जबकि है। आपका भाई भी जो है ये दुनिया छोड़ के चला गया इसी ट्रेजेडी में। उसको सिंपल होने के बाद बेचारे को जेल पहुंचा दिया, तो उनकी घायल भी हुए वो कई बार। वो 2 बार। फिर उसके बाद उन्होंने 2012 में इन्हीं लोगों ने फिर दोबारा से आक्रमण किया, जिसके अंदर हमारे परिवार के 4 लोग घायल होते हैं। उसमें 4 की MLC होती है और उसके बावजूद भी तभी उसमें इनको जेल नहीं हुआ। कोर्ट से अभी कोर्ट में उस कार्रवाई उसकी चल रही है, विचाराधीन है मामला। लेकिन ये डरने वाले लोग नहीं है, ये मतलब दबंग लोग हैं, बदतमीज लोग हैं। लंबी कार्रवाई चलेगी तो कहाँ से डरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई ठोस कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, जिसे कहते हैं कि अगर ये एक्शन ले ले, जब ये क्रिमिनल इस टाइप के जो लोग हैं अगर ये खुलेआम घूमेंगे, अगर इनको एक बार अंदर बंद कर दिया जाए तो कोई डर तो बैठेगा, डर ही नहीं है इनको। जी बिल्कुल। तो आप एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर ये एक एट्रोसिटी से रिलेटेड राजधानी की तस्वीरें देख रहे हैं। राजधानी में किस तरीके से क्राइम होता है, SC/ST महिलाओं पर, SC/ST परिवारों पर ब्राह्मणों द्वारा एक नाजायज हमला तो कभी जायज़ होता ही नहीं है। मैं बात करूंगा जो सिस्टर हमारे सामने बैठी है, जिनको आपने ज़्यादा सुना है, इंदू जी से। इंदू जी, आप मुझे ये बताएंगे आप उस वक्त कितने साल के थे जब सन 2007 में ये हमला वगैरह सब कुछ हुआ था? उस टाइम बच्ची थी, समझ ली 12-13 साल की, जिसे कुछ पता ही नहीं रहता कि SHO कौन होता है, DCP कौन होता है, थाना क्या होता है, पुलिस क्या होती है, कोर्ट क्या होती है, कानून क्या होता है, कानून क्या होता है। आप एक बच्ची थी, आपके घर के ऊपर एक हमला होता है तो आप जाहिर सी बात है सहम के होंगे, डर के होंगे। हमें इतना डर हो गया कि लगा लीजिए कि अंदर से ऐसा लगा था कि मेरे ब्रदर को अभी लोग मार देंगे। और ये गुंडे थे, बंदूक लेके चलते थे थाने। उस लड़के को इन्होंने जेल भेजने के साथ साथ इतना टॉर्चर किया कि उसे ईबास हॉस्पिटल से दवा लेनी पड़ी। कि आखिर ये सोचे कि कितना मेंटल टॉर्चर करा होगा इन्होंने। तो और उसके साथ पूरा परिवार सफर। उनकी मैरिड लाइफ भी इन लोगों ने खराब कर दी, मैंने सुनने में आया। जो मेरे ब्रदर है उनकी 2013 में शादी हुई। इन लोगों ने क्या करा, उसी जो जिस लड़की से शादी हुई थी उस लड़की को गलत इन्फॉर्मेशन दी कि इसके ऊपर 308 भड़काने का काम शुरू कर दिया, केस किया। उस लड़की को अपने पक्ष में मिला लिया। ऑलरेडी थोड़ा सा उसका गलत वो था, मतलब पहले से ही मतलब गलत उसमें थी। नहीं भी होगी तो इन्होंने बना दिया होगा, सत्ता इनकी चलती है। इन्होंने सारा कुछ करके उस लड़के का जो घर था उसे भी तुड़वा दिया। मतलब उस लड़के पर मतलब जो अत्याचार थे, नाजायज अत्याचार थे। घर तुड़वाने का मतलब है वैवाहिक जीवन को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक तो इन्होंने उससे करा और दूसरी बात है कि मतलब इन्होंने सिंपल लड़ाई नहीं लड़ी। पड़ोस में सामान्य लड़ाइयाँ होती हैं, सब लड़ाई होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन इन्होंने वो लड़ाई लड़ी पूरी, जिसे कहते हैं पूरे परिवार को, पूरे वंश को खत्म करने की। अभी परिवार में हम 2 बहनें हैं और मेरे बूढ़े माता पिता हैं, जिसकी जिम्मेवारी अब हमारे ऊपर है। अब ये सोचिए कि मेरे बूढ़े पिता को आज मारा गया। अगर वही जब मेरे पिताजी मेरी सिस्टर को बचाने के लिए जाते हैं, अगर ये सोचिए कि अगर मेरे पिताजी उन महिलाओं को अगर मार देते तो वो वही समाज के अरेस्ट हो जाते, वो समाज के जो लोग हैं, जो अपने आप को वो कहने वाले ठेकेदार हैं, वो कहते कि अरे इस आदमी ने मार दिया, इसे तुरंत अरेस्ट करो। लेकिन वही महिलाएं जो सरेआम उन्हें डंडों से पीट रही हैं, झाड़ू से पीट रही हैं, तो आखिर उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? क्या कानून मेरे लिए अलग और उनके लिए कानून अलग है? कानून तो सभी के लिए बराबर है। जी। मैं बहन जी से बात करना चाहूँगा, बड़ी बहन जी से। बहन जी, आप उस समय कितने साल के थे जो सन 2007 में? मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 20 साल। हाँ, तो 20 साल का बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, चाहे बेटी हो या बेटा हो। ख़ास तौर से हमारे SC/ST समाज में आई थिंक कि इकोनॉमिकली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे और इतने डाउन भी नहीं रहे, अपना तो गुजारा चला ही रहे थे। सही? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। क्योंकि हमारे पास जितना है उतने में ही खुश हैं। और हमारा परिवार, हम 3 भाई बहन जिसे कहते थे कि हम अपने में बहुत खुश थे। हम किसी से लेने, मतलब हम किसी को देख कर ये नहीं कि उसके पास ये है हमारे पास नहीं है। हमारे पास जितना है हम उसमें बहुत खुश रहते हैं। जी। और अभी का आप कोचिंग का काम भी कर रहे हैं, समाज का काम भी कर रहे हैं, एक अच्छा मतलब सब कुछ है, अच्छा ऑक्यूपेशन है। लेकिन बावजूद विपक्ष को इतनी मिर्च है कि वो आप पे हमले के बाद हमले किया जा रहा है। जातिगत दुर्भावना कहीं नजर आती है या कोई और कारण है? प्रोग्रेस को देख नहीं पा रहा है। राइट। जो हमने मकान घर बना लिया, इसको देखकर वो जला हुआ है और पड़ोसियों को अपने साथ मिलाकर और हमें आए दिन टॉर्चर करता रहता है और उनसे भी करवाता है। तो इस वजह से उसकी जो इंटेंशन है वो शुरू से ये है कि हम लोग घर छोड़ के यहाँ से चले जाएं और हमें भगा दिया जाए। वो यही सोचता रहता है और कुछ ना कुछ करता रहता है आए दिन। आप इन हमलों की वजह यही मानते हैं, ईर्ष्या या जातिगत दुर्भावना? जातिगत और ईर्ष्या दोनों ही है उसके अंदर। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम ज़्यादा मतलब इस तरह के आडंबरों में पढ़ना नहीं जाते हैं।
जो आडंबर वो चला रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। यदि हम साइकोलॉजिकल व्यू से देखते हैं कि ऐसा कि आपकी इमेज को डैमेज करने की पूरी कोशिश की है उन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोशल मूवमेंट में हैं, आप इंटेलिजेंट रहे हैं अपने टाइम में, आपका मतलब इन चीज़ों का प्रभाव तो पड़ता ही है नहीं कि जो बिना मतलब की परेशानियां आपको कहीं तंग करती हैं तो आपके करियर पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि आप अभी टीन एज से लेकर यानी बच्चे थे जब से लेकर अब तक ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ता है। सर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? ये सोचिए कि अगर जो हमारा पढ़ने का जो और भी अच्छा हमारा प्रोग्रेस का टाइम था, उन लोगों ने हमें कोर्ट कचहरियों में घुमाया, हमें हॉस्पिटल में घुमाया, राइट, तो कोर्ट में घूमे, थाने में घूमे, इंसाफ के लिए हॉस्पिटल में घूमे। जो चीज हमें नहीं देखनी चाहिए थी वो चीज उन्होंने हमें दिखाई और हमें वो सजा दी गई जो हमने गुनाह किया ही नहीं था। एक युवा होनहार भाई भी आपने खो दिया। ये सोचिए कि हमने वो गुनाह सहन किया जो हमने गुनाह किया ही नहीं था। और अपना ब्रदर भी खो दिया और इकलौता ब्रदर और उसके बाद ये सोचिए कि तभी इनका इंटेंशन जो वही है कि अपनी नाक ऊंची रखनी है। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? आपने गलती की है, आपको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? गलती की सजा मिलनी चाहिए ना। जब कानून आपके लिए है तो कानून मेरे लिए भी तो है, मुझे भी तो न्याय चाहिए। जी 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 साथियों, ये इतनी बड़ी फाइल आप देख रहे हैं, ये आई थिंक कि इंसाफ के लिए काफ़ी हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों से या कोर्ट में या थानों में ऐसे लोग बैठे हैं जो ऊंची जाति के लोग हैं, जिन्हें हमारी जाति से सदियों से चिढ़ रही है। आज भी पुलिस में आला अधिकारी लोग ऊंची जाति के ही हैं और वो अपनी मनुस्मृति को ही फॉलो कर रहे हैं। और मनुस्मृति यानी हिंदू धर्म का मकर जाल, माया जाल अभी खत्म नहीं हो रहा है, कमजोर नहीं पड़ रहा है। क्या आप अपने समाज को इसके लिए कहीं पे दोषी मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी अपने समाज से कि हमारे में जो एकजुटता है, इस चीज़ की सबसे बड़ी कमी है। और जो हमारे जो लोग हैं वो खुलकर सामने आते नहीं है, बोलते नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो आप, जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो आपको इंसाफ मिलेगा भी नहीं। और यही सबसे बड़ी ताकत है कि अगर आपके साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि बाबा साहब भी तो अकेले लड़े थे। right. तो आप क्या नाम है, आप क्यों नहीं लड़ सकते? अगर आप सही हैं तो आप किसी से दबिए मत। आपको आप सच हैं तो सच में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा। मुझे पूरा इस चीज़ पे भरोसा है। करोड़ों में एक थे बाबा साहेब, उनके पास आज जैसे संसाधन सुविधाएं कोई नहीं थी। चारों ओर ही राजपूत बनिए ब्राह्मणों का राज था और केवल एक अकेले बाबा साहेब सबके लिए नियम कानून और अच्छी व्यवस्था बना के हक अधिकार दिलवा के कई बुरी रीतियों को उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन आज का दौर है कि हम लोग इतना काम करने के बाद में भी करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम वो सफलता का मुकाम अर्जित नहीं कर पा रहे हैं जो एक अकेले बाबा साहेब ने पूरे भारत के लिए करके दिखा दिया, जिसमें उन्होंने जनरल लोगों के लिए भी काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इनमें हमलावरों में पुरुष कितने हैं? इसमें 3 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। यानी कि पहले परिवार में क्या नाम है, ये एक ही परिवार के लोग जो आपको सता रहे हैं लगातार? बताइए 15 साल 3 थे, लेकिन 2 लोग अब कुछ नहीं कहते, वो कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो ये पंडित फैमिली, मतलब 3 फैमिली शुरू हुई थी, 2 पीछे हट गई हैं। पीछे हटी नहीं है, वो कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये जो ब्राह्मण पंडित है, जो पुजारी है, ये जो फैमिली है, ये मतलब हर तरीके का साम दंड भेद सब हथकंडों को अपना रही है और हमें टॉर्चर कर रही है और हमें चाहती है कि कमजोर कर दे, हमारे पूरे वंश को खत्म कर दे, यहाँ तक कि हम लोग मर जाएं। क्योंकि जब गवाह मर जाएंगे तो केस तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो वो यही चाहती है जी। हाँ, मनुवाद की एक आदत है, फाल्स केसेस को अरेंज तो कर लेता है या कोई ना कोई तिकड़म तो लड़ा लेता है, फिर अपने रिश्तेदारों के दम पे जो कि थानों में और कोर्ट में हर जगह बैठा हुआ है, तो वो अपने बचाव की प्रक्रिया को अंजाम देने की हर संभव कोशिश करते हैं। और उनका एक ही काम होता है कि हमारे लोगों को हर जगह से कमज़ोर साबित करना। अगर कोर्ट अदालत में नहीं जीत पाते तो हमारे लोगों को ख़त्म करवाने की हर संभव कोशिश करते हैं। हम इन चीज़ों से खुद सफ़र कर रहे हैं। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक राज्य का हल नहीं है। जब राजधानी में ऐसा है तो अन्य प्रांतों में क्या हो रहा होगा? मैं सर ये कहना चाहूँगी कि कहा जाता है कि जो SC/ST के लोग होते हैं फॉल्स केस करते हैं और मतलब क्या नाम है करते हैं। क्या आप मानते हैं? नहीं, ये मैं नहीं मानती। अगर आप मेरे केस को देख, मतलब कोर्ट ने ये कहा कि मतलब जो ये फॉल्स केसेस होते हैं मतलब मिसयूज करते हैं SC/ST के लोग। लेकिन अगर इस केस को देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि मिसयूज तो हम लोगों का हो रहा है। ये एक नजीर केस है। अगर इस चीज़ को अगर देखा जाए कि हम सही हैं, हमारे पास विद फैक्ट है सारा चीज़ें, फिर भी न्याय में इतनी देरी 15 साल है ना। इन 15 साल तक हम सिर्फ न्याय के लिए दौड़ रहे हैं और एक व्यक्ति का काम बिल्कुल सरपट से बिल्कुल सारा तुरंत काम हो जा रहा है। आप ये देखिए, तो हम ये चीज चाहिए कि भाई
जब कानून के लिए है तो कानून की लड़ाई है, तो उस कानून से ऊपर जो बैठे हुए अधिकारियों से भी कह रहे हैं कि उस कानून का नियमों का पालन तो कीजिए जो हमें संविधान ने राइट दिया है। और जब हमें मौलिक अधिकार है, जब हमें मौलिक अधिकार हमें जब मिला हुआ है, तो मेरी FIR दर्ज होनी चाहिए SC/ST एक्ट में। मेरा ये चीज मानना है। आप उस चीज को बताइए, उस चीज के लिए लॉफुली तो ये लोग चलते ही नहीं ना। तो सर क्यों नहीं चलते ये कानून? फिर उनके खून में है कानून तोड़ना। वो जी मनुवादी लॉ को वो चलाते मनुस्मृति हैं के फॉलोअर हैं जी। वो आपके प्रति चाहे तो आप शिकायत कर दो, चाहे तो 100 नंबर पे कॉल आप कर दो, पुलिस को कॉल आप कर दो, या रिटर्न में शिकायत दे दो, चाहे वो कर दें, लेकिन रिजल्ट वही आएगा जो वो चाहेंगे। रिजल्ट अभी आपने आप देखा जो होगा चाहेंगे वो 2 नहीं आएगा। अप्रैल 2018 में SC/ST एक्ट को खत्म किया गया, क्रांति उसके हुई। लिए आंदोलन हुआ, हम लोगों ने भी उसमें भाग लिया था। तो उसके बाद जो डिसीजन आया, जो मतलब कोर्ट का डिसीजन आया कि पहले तो मतलब SC/ST एक्ट में FIR होगी और गिरफ्तारी होगी, फिर उसके बाद जांच होगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही किया जा रहा है। यहाँ पर कहते हैं पहले जांच होगी, फिर FIR होगी, फिर कहीं गिरफ्तारी होगी, जो कि कभी कुछ नहीं होगा। ये कानून का उल्टा ही दुरुपयोग कर रहे हैं। जो बैठे हुए आला अधिकारी हैं, जो कानून के रक्षक है, वही भक्षक बने हुए हैं। राइट। पुलिस का काम कुछ और है, पुलिस करती कुछ और है। फिर अगर उनको कुछ समझाओ तो उनको समझ में नहीं आता, फिर वे कहते हैं तुम हमें बताओगे, तुम हमें समझाओगे। लेकिन लॉफुली मैटर्स तो तुम्हें समझ रहे होंगे, हम कोर्ट में बता दें या हम कहीं तो और कानून बता के दें। हिसाब से, हम तो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, हम बाबा साहब के सिद्धांतों में चलना चाहते हैं। बाबा साहब Right. का शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। हम उसी सिद्धांत पे चलना चाहते हैं और चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। और हमें न्याय चाहिए और हम न्याय लेकर ही रहेंगे। सर एक चीज जी, मैं जी, जी। और कहना चाहूंगी, पूरी फाइल में थोड़ा सा यह है कि डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो गए। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इन्हीं लोगों के खिलाफ 5/8/2021 को जो चंदा जी हैं, ये साथ में बैठी हुई है मेरी सिस्टर, इनको कंप्लेंट के सिलसिले में आयु हैं, उन्होंने एक आयु है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, सारा कुछ है रिकॉर्ड पे। उन्होंने थाने के रिटन डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। जी, उन्होंने जी। स्पेशली फोन करके थाने के अंदर बुलाया और थाने के अंदर पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। उन्हीं के साथ में एक दूसरी पुलिस वाली बैठी हुई थी, वो जाति से वो ब्राह्मण थी। तो उन्होंने, जिनका हमारी उस कंप्लेंट से कोई लेना देना नहीं था, जब चंदा जी ने अपनी बात को सुना, मतलब बताना शुरू करा अपनी आयु को, तो वो उठी और तुरंत ही कहती थी उठ खड़ी हो यहाँ से। और उसके बाद उन्होंने कमरे से बाहर निकाला और कमरे के अंदर घसीट के पूरी तरह से मारा, ऐसा के रूम के बाहर मारा, जिससे चंदा जी को गंभीर चोटें लगी। उनको गंभीर, देखिए ये थाने के अंदर की ये है। कितने हमलों के बाद पुलिस मारती है उसी शिकायतकर्ता पे, जो क्या नाम है, बेचारी कंप्लेंट देने के लिए जाती है, और मारने वाली वो भी पंडितानी, उसे मारा जाता है थाने के अंदर। वो 100 नंबर की कॉल भी कर, ये देखिए ये वो 100 नंबर की कॉल भी करती हैं, 100 नंबर की कॉल करती हैं, उसके ये 100 नंबर की कॉल करती हैं और उनकी MLC भी होती है। लेकिन अभी तक उस पूजा कोई एक्शन नहीं जो पंडितानी जो पुलिस वाली है, उसके खिलाफ अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो यानी क्या है, ये जो थाने के अंदर पुलिस मार रही है, तो फिर इनकी तो दबंगता बढ़ेगी अपने आगे बताइए। एक परिवार क्यों कब तक मतलब पीड़ा झेलेगा ये सब चीजें? जी, एक परिवार के पीछे पड़ गए हैं कुछ नालायक ब्राह्मण, क्योंकि ऊपर उनके रिश्तेदार बैठे हैं, जांचकर्ता भी वही हैं। मामला कुल मिलाकर सिर्फ वर्ण व्यवस्था से जुड़ा है, जाति व्यवस्था से जुड़ा है। इसीलिए एक शांत निर्दोष परिवार को बहुत समय पहले से, यानी जब ये बच्चे थे उस वक्त से ही घेरा गया, प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ना दी गई, इनका भविष्य धूमिल किया गया है। एक होनहार युवा मौत के मुंह में जा चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस हालत में ये आगे और अंत में दुनिया छोड़ के चले गए। कभी इस प्रकार से हट्टे कट्टे युवा थे, होनहार थे, ये भी एजुकेटेड थे जी, ये भी तो मैं इसको टोटल एट्रोसिटी मानता हूँ। और पूरा पुलिस के अगेंस्ट है ये पूरा मैटर, क्योंकि वो फाइल इस बात की गवाह है। सिर्फ रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ इंजरी हुई है, ट्रेजेडी हुई है, टाइम पर कंप्लेन दी गई। सड़क का आंदोलन इन्होंने कभी किया नहीं, जिससे अभी इनको ज़्यादा मिर्चें लगने लगी हैं विपक्ष को। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल से फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध ये जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहा है। और मेरा ये पूरा एट्रोसिटी के अगेंस्ट एक मिशन है। तुम्हें जितनी मिर्च लगती है विपक्ष के लोग ध्यान से सुन लो, तुम्हारे खिलाफ लीगल स्टेप्स होंगे, समय पर होंगे और हर तरीके से होंगे। मनुवादी व्यवस्था भारत से खत्म होगी। ये डॉक्यूमेंट्स हैं
जो समय पर कंप्लेंट दी गई, एक होनहार युवती हमारे सामने है, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा। ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है मैच्योर, इन्होंने भी बचपन से ही एजुकेशन को महत्व दिया है। अब बताइए कहाँ पर हमारे लोग कमज़ोर हैं। अब मैं बात करूँगा इन बहनों के पिता से, जो कि एक बुजुर्ग हस्ती है और काफ़ी इन्होंने ट्रेजेडी फेस किया। अभी ये भी घायल हुए हाल ही के हमले में, 3 जून के हमले में आप भी घायल हुए। जी, 3 जून को हमारी लड़की को मार रही थे, मैंने उनको छुड़ाने की कोशिश किया दूर से ही, तो हमारे लड़कियों के मारी और हमको भी मारने लगी डंडा उठा करके, झाड़ू से महिला ने मारने लगी, जबकि आपकी बेटियां वहाँ मौजूद थी। हाँ। और जब मैं घर पर आया तो उसके हंसराज और दीपक मनोज सब लोग बाहर निकल के कह रहे थे निकलो चमार निकलो बाहर, अभी हम तुम लोगों को जान से मार देंगे, खत तुम लोग को अब यहाँ से रहना दुश्वार कर देंगे, मकान बेच के भागो और नहीं तो जान मार देंगे। तो कानून में इस बात का खुलासा किया गया है कि कोई किसी SC ST को जगह छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हो। जी। अब इसके बाद जो हम 112 पर फोन किया, पुलिस आई, पुलिस आने के बाद हम दोनों को बैठा के ले गई, और जबकि बिहारी कॉलोनी से कौन लड़की यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, डॉक्टर हेडगेवार को 5 मिनट में वहाँ पहुँचना चाहिए, और हम लोगों को कृष्णा नगर वगैरह सब घुमाते हुए आधे घंटे में MLC के लिए वहाँ पहुँचे। तब तक वो अपोजिट पार्टी वाले वहाँ पर मौजूद थे और हम लोग को देख के हंस रहे थे, और डॉक्टर हमारी MLC किया, हम लोगों को गहरी चोट आई, और डॉक्टर से मिल करके कहने लगे इनको कोई चोट नहीं है। पुलिस ने मिल करके उनसे और हमारा जो है रिपोर्ट, हाँ जी, जी। बिल्कुल कर दिया। चोटें अभी भी ताज़ा हैं, हालांकि 18-20 दिन हो गए 3 जून से। प्राइवेट पार्ट में भी मारे हमको, यहाँ भी मारे सब, लेकिन जो आपने कंप्लेंट डाली वो दिखाइए जरा इसी मैटर को लेके। 3 जून जब हमने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब जी ये क्या, ये उस वक्त 3 जून की घटना है, ये हॉस्पिटल की है, ये हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट के दौरान की है। ये देखिए ये सारी चोटें, ये गंभीर चोटें होती जा रही हैं। ये जी जी जी, ये पैरों पे गंभीर चोटें हैं। जी जी, ये थोड़ा चेहरा थोड़ा सा, हाँ यस ठीक है जी। जी जी, ये थाइज और पिंडली पर हैं पूरे इंटरनल काफी। बोल रहे हैं। थोड़ा वो रिटर्न कंप्लेंट प्लीज मेंशन करेंगे, रिटर्न कंप्लेंट एक बार। 3 तारीख का सारा पूरा ओके। ये एक मतलब एक इस केस से अलग की मैं बात करूंगा, जब ये हमारे को रिपोर्ट्स देते हैं या उसकी रिसीविंग देते हैं, कॉपी देते हैं, तो इस तरीके से उसको धुंधला कर देते हैं, लाइट प्रिंट कर देते हैं। ताकि कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तो ये इनका अपराध के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है अपने आप में ही। ये इन्होंने घर में नहीं बनाए हैं, ये घर में बनने वाली चीज़ें नहीं हैं, और यहाँ पे इसको मेंशन देख सकते हैं। तो एक बच्ची थी 17 साल की, उसको जान से मार के पंखे पे टांग दिया और कह दिया आत्महत्या करिए। वर्किंग पैलेस पे वो बच्ची खत्म हो गई थी, तो उसमें भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है बहुत लाइट प्रिंट में दी गई है। दिल्ली का ही केस था वो भी, अनाजपुर मंडी का, वो रिपोर्टिंग हमने करी थी। और ये करंट मैटर जो आप देख रहे हैं 3 जून का, ये इस प्रकार से है। जी करा था, और इनके तो है ना रिश्तेदार बैठे हुए हैं, मैं मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इसका भी मेंशन कर दिया इसके अंदर जी। कि हमें मतलब आधे घंटे तक घुमाती रही जो भी चीज़ें। जी जी जी। यहाँ एजुकेशन दी जाती है, ये मैं इसी रिपोर्ट के अंदर बता रहा हूँ कि इतना इंटेलिजेंट वर्क करने वाले जो सोशल हेल्प का काम करते हैं, समाज सेवक हैं, खासतौर से महिलाएं हैं, जैसा कि मोदी जी का कहना है, भारत के प्रधानमंत्री का कहना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वह चीज़ें यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। और जो ट्रेजेडी इन लोगों ने फेस की है, मैं वो चेहरे फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। और ये लोग ट्रेजेडी फेस कर रहे हैं। आपकी माताजी पे भी कभी हमला हुआ है? जी वो पहले हुआ था 2007 में मारा। और ये 2012 की तस्वीर है आपके फादर की? हाँ ये 2012 में भी एक हमला हुआ। 2007 में भी पूरा अटैक किया गया, जिसमें MLC हुई थी, मेरी मदर की भी हुई थी, और 2012 में भी मारी गई है। 2012 की फोटोग्राफ है, इसमें 4 हमारे परिवार की 4 MLC हुई थी। और जो मेरी मदर है, ब्रदर को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, ब्रदर की डेथ होने से मेरी मदर जो है आज पार्किंसन रोग पे आ गई है और बेड पे आ गई है, उनके हाथ पर। ये सोचिए कि वो परिवार
दिन क्या प्रतिदिन चीज़? मतलब अभी नीचे अभी से भी हमला हुआ उन पे 3 नहीं, जून अबकी को। बार नहीं हुआ है। 2012 में भी हुआ, 2007 में भी। लेकिन ब्रदर की जब डेथ होने की वजह से आप सोचिए कि परिवार का इकलौता बेटा और उन माता पिता का हमारी इकलौता बेटा अगर चला जाएगा तो उस माँ पे क्या गुजरेगी। और उस आज परिवार पे क्या मदर गुजरेगी। जो है वो बेड पर आ गई है। अब ये लगाइए कि कितना मतलब हम टॉर्चर लोग हम सफर सहन कर रहे हैं जी, इनकी काफी वजह से, जो आज हमें फेस एक टीचर हैं दोनों, आप भी टीचिंग करती हैं कभी कभी? बिल्कुल। तो ये देखिए टीचर का ये सम्मान है देश में सिर्फ जाति की बदौलत। महिला टीचर, मैं भारतीय सरकार से, दिल्ली सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इन सच्चाइयों को आंकेंगे, क्या इनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे? क्या पुलिस में कोई किसी प्रकार का जाति व्यवस्था नाम की बीमारी खत्म होगी या ये ऐसी चलती रहेगी? कितने प्रमाण में आपको दूं कि पुलिस क्राइम करती है? और हम लोग तो केजरीवाल जी के और पार्टी से हैं। जी जी, आम आदमी पार्टी सपोर्टिव भी हैं। अच्छा, आप बीएसपी का कुछ आपने अभी विधानसभा के इलेक्शन लड़े बिल्कुल, हैं। मैंने बीएसपी से यहाँ से 2020 में विधानसभा का विधायक का चुनाव लड़ा है मैंने 2020 में। और मैंने पूरी फाइट दी है इस चीज़ में, क्योंकि मैं हमेशा गलत के खिलाफ मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। उसी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैंने विधायक का इलेक्शन हमले के लड़ा। वक्त सन 2007 में जब इस ट्रेजेडी की शुरुआत हुई थी तब आप सिर्फ 12-13 साल की बच्ची बिल्कुल, थी बिल्कुल। जी। और ये 2020 में आपने अभी जो चुनाव लड़ा है विधायक का बीएसपी से लड़ा, बहुजन समाज BSP पार्टी से। जी, बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। यहाँ तक बावजूद इसके आम आदमी के सपोर्ट करने वाले मैं खुद भी रहा हूँ, और ये बहन जी भी आप अभी बता रही थी कि आम आदमी का हम 2012 आम से आदमी मतलब आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, क्योंकि हमें जी, लग जी, रहा जी। था कि एक आईएएस ऑफिसर है जो कि देश में चेंजेस ले आएंगे, और हमें उन्हीं के सिद्धांतों पर मतलब हम बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुए थे और हम उनसे जुड़ गए थे। लेकिन हमें मतलब टिकट नहीं मिली 2020 में, तो इसलिए हम मतलब बीएसपी में मतलब जुड़ गए। और तो जी। मेनली ये है, टिकट की वजह नहीं थी, वही चीज थी कि मनुवादी व्यवस्था वहाँ पर भी थी। मतलब हमारे जो जी, लोग, सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी तो है, लेकिन उसमें क्या नाम है, जो काम होता है हमारे लोगों के लिए तो काम नहीं होता। हमारे जो लोग हैं वही दर्जा उठा रहे हैं, वही झंडा उठा रहे हैं, तमाम चीज होती हैं जो हमारे वहाँ पे शोषण है। हमारी जो हक की लड़ाई है। हम सोशल वेलफेयर SC/ST वेलफेयर बोर्ड के मेंबर होने के बावजूद भी हम क्या मीटिंगें करने का भी हमें राइट नहीं है। हमें यही के जो विधायक हैं वही रामनिवास गोयल जी हमें दबाते हैं कि आप ये चीज मत करिए। आखिर क्यों, जी, किस चीज के लिए बने हैं? क्या हम अपने लोगों के लिए भी मतलब आवाज नहीं उठा सकते? तो कहीं ना कहीं तो देखिए वहाँ की व्यवस्था से तंग आकर हमें फिर आवाज और उठानी जो हमारे हमें क्या नाम है, तंग आकर हमने एक विधायक का इलेक्शन हमें लड़ना पड़ा, क्योंकि हमें राइट मिला जो हुआ है। हमारे रामनिवास गोयल जो कि वो अध्यक्ष भी हैं दिल्ली सरकार के, तो उनके द्वारा भी मतलब हमें मतलब आए दिन कुछ ना कहीं कुछ ना मतलब कहीं प्रताड़ित किया गया है। और वो दूसरी पार्टी जो अपोजिट पार्टी है उसका जो दबिश साथ बनाने देते की हैं, पूरी कोशिश की मतलब गई जो है। दूसरी पार्टी उसका ही साथ देते हैं, बजाय मतलब हम लोगों का साथ देने की, जबकि जितवाया हमने है उनके दूसरी लिए हमें पार्टी सारे means? मतलब जो ये हम एक्टिव पार्टी है, जो पड़ोसी जो हमारे एक्टिव शर्मा पार्टी है। है, शर्मा जो लोग यानी हैं, कि अच्छा, आपके अगेंस्ट जो हाँ। लोग हैं ये उनका साथ देते हैं। ये लोग क्या है, ये लोग उनके पास भी गए, हाँ। जो हमारे जो वर्तमान विधायक है उनके उनके पास भी भी गए। उल्टा उन्होंने क्या नाम है, इनको समझाने की बजाय सब कुछ प्रूफ देखने के बावजूद भी हम पे ही प्रेशर बनाने की कोशिश करी कि आप लोग बैठ जाइए। तो सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए, जो चीज कोर्ट के मैटर है तो कोर्ट के मैटर में विधायक का क्या काम? विधायक गली देखे, सड़क देखे और समाज कल्याण की बात करें। ये थोड़ी कि सबके फैसले जो कोर्ट की लड़ाई भी मतलब क्या नाम है वही व्यक्ति कर रहा है, विधायक कर रहा है, जबकि वो खुद जबकि उनके भी तो बहुत सारे चल रहे हैं। मामले कोर्ट के अंदर हैं। पड़ोसी क्या चल आम रहा है। व्यक्ति वहाँ पर जाता है उनकी लड़ाइयों में? मतलब कहने का मतलब हमें हर तरह से टॉर्चर करने की कोशिश करी गई ताकि हम लोग मूल बैठ वजह जाएं। इसका आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जाति व्यवस्था ही है? जी जी बिल्कुल। जाति व्यवस्था है, तभी तो हमें न्याय में इतनी देरी हो रही है। अगर किसी दूसरी कास्ट की होती तो शायद आज मैं शीर्ष पे पहुंच गई होती, ना जाने किस लेवल पे पहुंच गई होती। बिल्कुल, शायद बिल्कुल। मुझे उस जगह पे पहुंचने नहीं दिया जा रहा, मुझे यहीं पे काट करके नीचे वही लेवल पे पहुंचाया जा रहा है। जी जी, देखिए जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं दो बहनें। और वर्तमान समय की बात है, भारत की राजधानी दिल्ली में एक बुजुर्ग पिता जो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है पड़ोसियों की प्रताड़ना द्वारा। जो ब्राह्मण पड़ोसी है वो तंग कर रहे हैं। आप कितनी बार तंग करने गए अपने पड़ोसियों को? मैं तो एक बार भी नहीं गई थी। जी। मैं तो पहले लड़ना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग कानून की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम कलम से ही बिल्कुल। काम लेना 15 चाहते हैं। साल से हम आप लोगों को सफर हाथापाई कर रही नहीं हैं, आती एक भाई आपने खो दिया जी। है। और आप भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है 2-4 दिन पहले, कुछ दिन पहले, शायद 12-13 दिन पहले, 3 जून के बाद में। 10 जून को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें हमने अपने सारे जो फैक्ट्स थे उस चीज़ को बताया भी, सब कुछ करा।
तो हम अपनी तरफ से जितना भी होता है कि हम सोच रहे हैं कि अभी तक तो आप लॉफुली चल रहे हैं कम्प्लीटली। हम 2007 से ही लॉफुल चल रहे हैं, लेकिन ये लोग मतलब कानून का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इनका सपोर्टर, इनकी सपोर्ट हमले के बाद हमला, हमले के बाद हमला। क्योंकि मुझे लगता है कि इनका सबसे बड़ा जो रक्षक है, जो कहते हैं कानून की जो रक्षा करने वाले, वो सबसे बड़े भक्षक जो है पुलिस ही है। वही लोग इनको बचाने की कोशिश कर रही है, शायद इसीलिए हमें मतलब जो न्याय है उसे मिलने में हमें देरी हो रही है। देखिए, जो खराब पुलिस अधिकारी है वो बर्खास्त हो जाता है, कानून तो यही कहता है और संविधान से चलता है भारत। बाकी इस मामले में भी जल्दी ही इंसाफ लेकर के आएंगे और संविधान से ही लाएंगे। आप सर मैं ये कहना जी सर, कहा जाता है कि कानून बराबर होता है, लेकिन कहाँ कानून बराबर है कि एक केस जो बेचारा शरीफ व्यक्ति है उस पर तो आप तुरंत केस लगाते हैं, जिसको शरीफ और कमजोर पर तो तुरंत आप केस लगाते हैं, उसमें कोई विटनेस भी नहीं होता, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती। जबकि जिसे चोटें लगी हैं उसकी ना आप एफआईआर दर्ज करते, उसकी 6 महीने बाद आप एफआईआर दर्ज करते हैं, वो भी उसके बयानों पे आधारित एफआईआर दर्ज नहीं करते, और उसके अंदर ही आप 5 इन्वेस्टिगेशन लगाए थे उस शरीफ व्यक्ति में, और उस शरीफ व्यक्ति की एफआईआर आपने दर्ज भी कर दी गई, एक क्या नाम है सामान्य धाराओं में भी दर्ज कर दी गई, उसमें भी क्या नाम है आप क्लोज रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। उन्हीं शर्मा लोगों की क्या नाम है गवाह तैयार करता कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप ये बताएं कि वो जो लोग गवाह तैयार किए गए तो घटना तो एक ही दिन की होगी, तो यानी वो गवाह जो मेरे नाम से एक झूठी एक एफआईआर जो एक सामान्य तैयार की गई थी, मतलब एफआईआर नंबर 81/2008, तो वो गवाह जो क्या नाम है जो मेरे ब्रदर के खिलाफ की गई थी उसके अंदर भी वो गवाह होने चाहिए। इंसिडेंट तो एक ही दिन का, लेकिन ऐसा नहीं था, यानी गवाह भी झूठे, सब कुछ गवाह, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई आखिर क्यों? जी ये इनको शोल्डर पे, बाजू पे जो चोट है, ये नखून लगा हुआ है, नखून ये वाला, ये नखून भी लगा हुआ है और ये भी है। ये तो बहुत मारा गया है, तो 18 दिन हो गए, पूरा 18 दिन हो गए, ये धीरे-धीरे एक वो गुम चोट के निशान है, ये गुम है, मेरे पूरे ये बॉडी पे वो मारा गया चढ़ते। जी। उनसे कहा गया कि आप डरिए, हमसे डरिए, और हमें मारा है झाड़ुओं से और जाति सूचक शब्दों का खुला इस्तेमाल, बिल्कुल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहले तो जाति सूचक शब्द ना भी बोले जाए, यदि किसी अनुसूचित जाति को मारा जाए तब भी SC/ST एक्ट लगता है, और सब कुछ जो उनको सताया जा रहा है तब भी लगता है SC/ST एक्ट। बहुत सारे इसके सेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे कानून के रक्षक है उनको लगता है ये सब चीज़ें या तो मालूम नहीं है, और उन्हें आम जनता ही बताएगी, तब उन्हें शायद पता लगे, और तब जाके शायद वो SC/ST एक्ट में ही मतलब प्रोटेस्ट जो आपने किया था इसको लेकर कोई सफलता आपको मिली? अभी तक तो नहीं, 18-20 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि सर वो इतने पक्के हो चुके हैं, शायद ऊपर बैठे इन चीजों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई असर, ये मेरी घटना नहीं है, आप इसको हमारी मीडिया को भी वो मीडिया नहीं मानते। हम यहाँ पे हम की लड़ाई है सर, ये हम की लड़ाई है। आज मेरे साथ नहीं, ना जाने कितने लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, और वो लोग जो ऊपर बैठे हुए आला अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उनको किसी बात का, किसी कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें बचाने वाले बहुत लोग हैं। शायद इसीलिए जो है एक आम व्यक्ति बेचारा पिसता ही रहता है। अगर उन्हें किसी को बेगुनाह को अगर उन्हें फंसाना है तो तुरंत ही उठाएंगे, उसे अंदर बंद कर देंगे, लेकिन जो गुंडे बदमाश हैं तो शायद उनको बचाने के उनके तमाम रास्ते हैं। जी। कुछ लोग आपको कभी चेज भी करते हैं, इन्होंने कुछ बदमाश भी पीछे लगा रखे हैं? मुझे तो लगता है कि सर हम कहीं भी निकलते हैं, उनको पहले से इन्फॉर्मेशन होती है, पीछे पूरी तरह से लगा रखा है कि किस जगह पे हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर मोमेंट पे हमारी पूरी खबर रखी जा रही है। और ये आज से नहीं, पिछले काफी लंबे समय से किया जा रहा है। और जब रास्ते चढ़ते ना जाने कितनी ऐसी बातें बोलते हैं, शायद मैं यहाँ पे आपको बोल भी नहीं सकती। इसकी मैंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन इन पर कोई असर नहीं है, कभी इनके खिलाफ कोई वो एक्शन नहीं लिया। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मनुस्मृति में पहले से ही जिक्र है शूद्र समाज की नारियों का तिरस्कार, हक अधिकार पे डाका, लूट खसोट, डकैती तो इनके खून में है। जितने भी मनुवादी सिस्टम के लोग हैं जो अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं, वैसे भी कहीं ना कहीं ये इतिहास में के पन्नों में ये बात सामने आई है कि ये लोग उस देश के, जिस देश से कुछ 1000 साल पहले निकाल दिए गए थे, वहाँ के गद्दार लोग थे, मनुवादी सिस्टम के लोग, ठग, डकैत, लुटेरे और व्यभिचारी। इसलिए इन्हें उस देश से निकाल दिया गया था, और अब ये चीज़ें उन्होंने पूरे इंडिया में कर दी हैं। तो इन पर नियंत्रण बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, और भारत संविधान से चलता है। एक बार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और माँ सावित्रीबाई फूले और समय रहते हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने कुछ जागृति लेके आए, लेकिन मनुवाद आज भी चरम पर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं
आज अपने महापुरुषों को एक नमन करती हूँ कि आज वाकई में जो हमें एनर्जी मिली है शायद उन महापुरुषों की बदौलत ही है कि जो हम आज खड़े हुए हैं। हम लेकिन लड़ उसको तो रहे ये हैं। छीनने का काम कर रहे हैं ना लेकिन लगातार, सर, आप खुद इसके सबसे बड़े हम छीनने की कोशिश कर भुक्तभोगी रहे हैं, हैं। लेकिन हम दब तो नहीं रहे, हम लड़ तो रहे हैं, क्योंकि जब हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे। यही हमारी सबसे बड़ी है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हम अपनी जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है हम उसे न्याय आप पाकर दिल्ली ही के रहेंगे। सीएम होते तो क्या सजा देते ऐसे अपराधियों को? मैं तो तुरंत ही अगर मैं सीएम होती तो मैं तुरंत इनको अंदर करती। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, जो हमारे राइट कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, उनके अंदर तुरंत भेजती। क्या आप मानते हैं कि अपने SC/ST लोगों का सदियों से जो है अधिकारों का शोषण होता आया है, हनन होता आया है? बिल्कुल इस चीज़ की अगर हम तो देख रहे हैं कि लंबे समय से ही शोषण आया। अगर उस शोषण के शिकार नहीं होते तो शायद बाबा साहब पैदा ना होते, हम ज्योतिबाई फुले नहीं होती, सावित्रीबाई फुले नहीं होती, हमारे मान्यवर काशीराम साहब ना होते। शायद वही शोषणों का शिकार होकर तभी तो एक इतना बड़ा उन्होंने एक मिशन शुरू करा, जिसकी बदौलत हम भी लोग उस मिशन में आज उनके मिशन को हम आगे चालू रख रखा है हमने। लेकिन हम खुद ही ट्रेजेडी के शिकार हो रहे हैं। सर ट्रेजेडी का शिकार तो हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग हम जैसे उन लोगों को दबाने की कोशिश करी, ऐसे हम लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो शिकार तो हम हो ही रहे हैं। लेकिन तो कुल मिलाकर के भारत में आज वर्तमान समय में भी जाति व्यवस्था है, इसको हम कैसे खत्म करेंगे? क्या आपके पास कोई मार्ग है, क्या कोई उपाय? आप वेल एजुकेटेड है, आप भारत की राजधानी दिल्ली में इतना सब फेस कर रहे हैं, तो गाँवों का सोचिए ना, जहाँ की आवाज़ को कोई सुनने और बताने वाला नहीं है। बिल्कुल आप ये सर बिल्कुल इस चीज़ को मानती हूँ कि हम पढ़े लिखे होकर हम तो चलो आज लड़ रहे हैं। मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि वो लोग जो गरीब है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, वो अपनी आवाज़ को मुझे लगता है कि थाने तक भी नहीं पहुँच पाते। बाबा साहेब का नाम तक नहीं जानते बाबा वो लोग। साहब का नाम नहीं पता, वो थाने तक नहीं जा पाते, उनकी आवाज़ वहीं दब जाती है, उनके साथ बलात्कार होता है, फिर बलात्कार होता है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। बहुत सोचनीय विषय है, क्योंकि आज हम तो यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए जो हमें इतना मतलब सफ़र करना पड़ रहा है, तो उन लोगों के साथ कितना मतलब ट्रेजेडी होती होगी और उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता होगा। तो मैं तो सबसे अपने इस बहुजन समाज से, अपनी इस बहुजन मीडिया से यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग एकजुट हो जाइए। आप ये मैं की लड़ाई नहीं है, ये हम की लड़ाई है, क्योंकि अगर हम सब मिलकर अगर चीज़ को लड़ेंगे तो जरूर हम इस मनुवादी जाति व्यवस्था से हम पार पालेंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा जय भीम है। आप फेसबुक चाहे ट्विटर, आप चाहे व्हाट्सएप को जितना यूज़ आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने हक की लड़ाई के लिए अगर सामने नहीं आते तो मैं कहती हूँ ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप खड़े नहीं होते, सबसे बड़ी आपके अंदर ये सबसे बड़ी कमी है कि आपके अंदर डर है, आप बोलना नहीं चाहते, आप दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, खुद अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। आप ये सोचिए क्यों बाबा साहब कोई और पैदा हो, आप सोचते हैं कि बाबा साहब पैदा हो तो किसी दूसरे के घर पैदा हो, ज्योतिबाई फुले हो तो किसी दूसरे के घर पैदा हो, काशीराम पैदा हो तो किसी और के पैदा हो, आपके घर क्यों नहीं पैदा होता? आप क्यों नहीं अपनी लड़ाई लड़ते? इस चीज को सोचने की हमें जरूरत है, ये सोचने एक विषय है, मैं इसी को ये कहना चाहूंगी। जी, अब ये जो आपके साथ इतनी ट्रेजेडी हुई है 2007 से लेकर अब तक, आपने अपना एक भाई भी खो दिया, आपने जो करीब से देखा है बचपन से लेकर आज तक, इस पर आप एक सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि ये जो मैं एक 80 कास्ट की अनुसूचित जाति की मतलब महिला हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो अक्यूज्ड हैं शर्मा फैमिली के, मेरे पड़ोसी हैं जो मैंने नाम मेंशन कर रखा है अपनी कानूनी फाइलों में, इनको तुरंत इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए SC/ST एक्ट में, और इनके खिलाफ तुरंत इन्हें गिरफ्तारी करनी चाहिए हो, क्योंकि इनके अंदर डर पैदा नहीं, जब तक नहीं होगा तो यही क्राइम दोबारा चलेंगे। हो सकता है कि अगला पल शायद है कि शायद मैं इंटरव्यू देने के लिए भी ना रहूँ। देखिए, बहुत ट्रेजेडी लोग फेस कर रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने आवाज़ नहीं उठा दी है और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। अभी आप वर्तमान में हरकतें देख रहे हैं, एक आवाज़ जो आई है, तो ये सब इन मनवादी लोगों का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये लोग बड़े तीखे होते हैं, बड़े चालबाज होते हैं, बड़े षड्यंत्रकारी होते हैं। छल कपट धोखा षड्यंत्र तो इनके खून में है। एंटी क्राइम न्यूज चैनल से फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध ये जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहा है कि भारत में और भारत की राजधानी दिल्ली में वर्ण व्यवस्था अभी भी कायम है। नाइंसाफी की मुहिम के खिलाफ ये रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है। तो बहन जी का ये कहना है, इंदु जी का, आप इसको भी वो कर रहे हैं क्या? राइट। एक्चुअली में ये जो फाइल दिखाई गई है आपको, ये तो बहुत छोटी फाइल है। इनका कहना है कि फाइल का ढेर जो ज़मीन से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, जहाँ तक आप मेरा हाथ देख रहे हैं। जी बताइए। यानी 2007 में मेरे जो ब्रदर के इन्होंने खिलाफ केस करना था, उसमें तो इन्होंने पूरा पार्ट अपना निभाया, तुरंत ही सारे काम हुए, और जबकि सेम डे की घटना है, हमारी तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं की गई। हमारी FIR दर्ज की गई
घटना के 6 महीने बाद, वो भी हमारी बिना स्टेटमेंट लिए ही मतलब एक एफआईआर दर्ज की जाती है। और उसमें भी किसी की 330 और 325 लगा दिया जाता है, उसमें भी हमारे SC/ST एक्ट वगैरह कुछ नहीं लगाए जाते, और उसमें किसी की अरेस्टिंग नहीं होती है, थाने से बेल तक नहीं होती है। फिर हमने एक कंप्लेंट केस डालते हैं, कंप्लेंट केस डालने के बावजूद डालते हैं, फिर इनके मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरे ब्रदर, जो हमारी तरफ से एक एफआईआर करी गई थी, उसके अंदर ये करते हैं कि उसे 5 इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। 5 इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद ये उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद हम क्या नाम है, कोर्ट में जाते हैं। हमने कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करते हैं। कंप्लेंट केस को उसमें क्या नाम है, कंप्लेंट केस को जो एफआईआर होती है, हमारी तरफ से एफआईआर करी गई होती है नाम मात्र के लिए, उसे क्लब कर दिया जाता है, जिसके अंदर समनिंग होती है इन लोगों के खिलाफ। 323, 325 SC/ST में समनिंग होती है। फिर उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट चले जाते हैं ये लोग, उस समनिंग ऑर्डर के खिलाफ भी हाई कोर्ट चले जाते हैं। फिर हम वहाँ पे फाइट कर देते हैं, यानी कि हमारे जो वकील खड़े होते हैं तो उन वकीलों को खरीद लिया जाता है। फिर हम इन पर्सन आर्गूमेंट करते हैं। ये इन पर्सन आर्गूमेंट हमारी मतलब जो कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम इन पर्सन शुरू मतलब अपने केस को लड़ते हैं। फिर हम हाई कोर्ट में जाते हैं, उस समनिंग ऑर्डर के खिलाफ जब ये जाते हैं तो हम उसको इन पर्सन से आर्गूमेंट करते हैं, वो उनकी डिसमिस होती है। फिर नीचे फिर फाइल आती है, फिर दोबारा से क्या नाम है, उनके हमारी स्टेटमेंट को 6 साल बाद रिपोर्ट पे लेकर लाया जाता है। यानी स्टेटमेंट ली तो जाती है, लेकिन 161 के बयान कभी आज तक रिपोर्ट पे लाए नहीं जाते। फिर इन पे दोबारा से समनिंग होती है, 323 SC/ST वगैरह में समनिंग होती है। फिर ये उस ऑर्डर के खिलाफ भी हाई कोर्ट में चले जाते हैं। 12/12/2012 को समनिंग ऑर्डर होता है, फिर उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं। वहाँ से इनका जो इनकी अपील होती है वो डिसमिस होती है। फिर ये क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करते हैं। फिर वहाँ पर क्या इनकी डिसमिस होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं ये लोग। यानी अभी चार्ज फ्री मैटर है, 15 साल हो गए, अभी चार्ज फ्री मैटर है और चार्ज फ्रेम ही नहीं हो पा रहा है। और एक केस सेम डे का है, उसमें मेरे ब्रदर 3 साल बेचारे 323 के केस को 308 को बनाया और उसे सेशन में चलवाया, जिसके अंदर मेरे ब्रदर एक्विटल हो गए 2017 में। 17/7/2010 में एक्विटल भी हो गए। और सेम डे की घटना वाला केस अभी तक 15 साल है, अभी चार्ज फ्रेम तक नहीं हो पा रहा है। ये लगाइए नाइंसाफी। और हम इन पर्सन कैसे लड़ रहे होंगे, क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और अगर जितना भी हमारे पास था हम देते भी थे, लेकिन हमारे वकील भी ठीक से परस्यू नहीं करते थे, उन्हें भी खरीद लिया जाता था। तो ये लड़ाई हमारी छोटी लड़ाई नहीं है, शायद बहुत लंबी लड़ाई है। अगर उसे कागज़ पे देखेंगे, अगर शायद उस चीज़ को देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि शायद हमने कैसे लड़ाई लड़ी होगी। इन गुंडे, बदमाशे, सट्टेबाजों और जातिवादी मनोव्यवस्था के खिलाफ हम कैसे लड़े होंगे। बहुत ही गंभीर कहते हैं कानून, यहाँ पे कानून का हर मोड़ पे धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। जी, कुल मिलाकर के यदि ये सारी ट्रेजेडी से आपको नहीं जूझना पड़ता तो आप अपना समय, ऊर्जा और पैसा, अपनी एनर्जी कहीं और खर्च करते हैं। अगर शायद ये ट्रेजेडी अगर नहीं होती, अगर 2007 में अगर हमें इंसाफ मिल गया होता तो ना आज मेरे ब्रदर हमारे साथ होते, आज हम फैमिली वाले होते, शायद सबकी शादियाँ हो गई होती, सबके बच्चे होते। लेकिन आज हम कहाँ हैं? एक खुशहाल लाइफ जी रहे होते। खुशहाल लाइफ जी रहे होते। आज मेरा और परिवार शायद अच्छी पोस्टों पे भी होते। आज मेरा परिवार 5 से 4 हो गया और उनका परिवार 5 से 15 हो गया। ये लगाइए, उनकी फैमिली प्रोग्रेस करती चली गई और मेरा फैमिली को बड़ी नुकसान में लेकर आ गया। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है उनके लिए। मतलब जो है ये ट्रेजेडी को देखते हुए आपने अपनी शादी का जो है थोड़ा लेट कर दिया है, मतलब अभी तक शादी नहीं की है। अभी शादी कैसे करें, आप ये बताइए। इस माहौल में आप शादी करना उचित नहीं समझते हैं कुल मिलाकर? शादी ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे, कभी करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर पाए। अभी नहीं कर पाए क्योंकि अपने माता पिता को बचाना है, तमाम चीजों को बचाना है, अपने भाई बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और इस लड़ाई को फिर दूसरी बात ये जो आपकी सिस्टर है, इनकी भी मैरिड लाइफ आई थिंक खराब की गई है। इनकी मैरिज लाइफ तो एक इशू ये था कि उनकी शादी जो मतलब उसका। जी साथियों, हमारे साथ में इंदू जी हैं। इंदू जी सोशल वर्कर हैं, वेल एजुकेटेड बेटी है अपने बहुजन समाज की और अच्छा काम कर रही है समाज के लिए। दूसरों की लड़ाई तो लड़ती है लेकिन अपने लिए इंसाफ नहीं लेके आ पा रही है। ब्राह्मणवादी लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है, ब्राह्मणों ने इनके ऊपर हमला किया है और डायरेक्ट मर्डर की वार्निंग दी है, किलिंग की वार्निंग दी है। जी, इन लोगों ने हमें यहाँ तक मतलब हम लड़ रहे हैं इस चीज़ को दबाने के लिए, इन्होंने ये वार्निंग तक दे दी है कि तुम लोगों का मर्डर होगा। यानी कि पहले तो मेरे ब्रदर को एक तरह से कर दिया गया कि आज हमारे बीच नहीं है। अब जो हम बहनें भी हैं या परिवार के जो बूढ़े माता पिता हैं, शायद उन्हें भी मारने की पूरी एक खुलेआम मतलब एक चुनौती दे दी गई है। अब ये बताइए, हमें 12 तारीख को जब हमने प्रोटेस्ट किया था तो हमें पुलिस ने ये कहा था, ACP साहब हैं एक नागर साहब, जिन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, पूरी बहुजन मीडिया भी थी और उसके अंदर बहुजन समाज के लोग भी थे, कि आपको
पुलिस सिक्योरिटी दी जाएगी, आपके घर के आगे एक गाड़ी खड़ी होगी जो आपको प्रोटेक्शन देगी। लेकिन मैंने देखा कि कोई पुलिस की गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। आज तक हमारी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है और आगे आने वाला समय है जो इतना मतलब क्या कि दिन प्रतिदिन हमारे लिए और ख़तरनाक होता जा रहा है। शायद हमारे लिए वाकई में जो इनकी चुनौती है कहीं पूरी तरह से साबित ना हो जाए और हम आगे लड़ भी ना पाएँ। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे मतलब प्रोटेक्शन का भी पूरा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। एक्चुअल जो गिरफ्तारी ही, विपक्ष की गिरफ्तारी ही सुरक्षा है। आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि सुरक्षा का नाम यही है, क्योंकि खुलेआम ये गुंडे घूम रहे हैं और लंबे समय से घूम रहे हैं। कोई खौफ नहीं है कानून का। अगर इनको गिरफ्तार करके अगर इनको जेल में अगर पहुंचा दिया है तो शायद सबसे बड़ी जो एक सुरक्षा होगी समाज की एक व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। सुधार होगा, लोगों के अंदर डर पैदा होगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक सामान्य इंसान है, इन्हें भी जीने का हक है और इस हक को हमें नहीं छीना चाहिए, क्योंकि हमें संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है, हमें एक राइट दिया है, हमें हमारा एक मौलिक अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है। जी।